where we left last time. So till we have solved question number 48. The next question is this one. A shopkeeper sells an article at 40 rupees and gets X percentage profit. Okay. However, when he sells it at 20 rupees, he faces same percentage of loss. What is the original cost of the article? बोल रहा है कि 40 रुपीज़ पे अगर वो सेल कर रहा है तो उसको प्रॉफिट हो रहा है. ओके मतलब कि सेलिंग प्राइस जो भी था होगा, मतलब उसका जो सीपी होगा, कॉस्ट प्राइस होगा, वो 40 से तो कम होगा. ठीक है, ये पता चल गया. देन वेन एवर ही सेल्स एट 20 रुपीज़, 20 रुपीज़ पे जब वो सेल कर रहा है तो फिर उसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है. और अगर उसको लॉस हो रहा है मतलब कि सीपी है वो इससे ज़्यादा रहा था होगा, है ना, तभी तो उसको लॉस हो रहा है 20 से कम में बेचने, मतलब 20 रुपीज़ पे बेचने पे. तो 20 से ज़्यादा का प्राइस था और क्योंकि ज़्यादा प्राइस था कम में वो सेल कर रहा है तो इसलिए उसको लॉस हो रहा है. तो हमको रेंज क्या पता चल गई है कि 20 से ग्रेटर देन, 40 से लेसर देन, है ना. तो इस बीच में होना चाहिए, तो 20 to 40 के बीच में होना चाहिए, है ना. और 20 से ग्रेटर मतलब कि 21 से स्टार्ट होके ऐसा 39 तक का. ओके, तो 20 तो नहीं हो सकता, 40 नहीं हो सकता, ये दोनों हट गया. ठीक है, अब इस रेंज को सेटिस्फाई करने वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन है, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, देन नेक्स्ट, देयर आर 24 इक्वली स्पेस्ड पॉइंट्स हैं 24 ऑन अ सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, राइट. व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल दैट कैन बी ड्रॉन बाई टेकिंग सेट्स ऑफ 3 पॉइंट्स एज अ वर्टिसेस. तो बोल रहा है कि अगर 3 पॉइंट का मैं वर्टिसेस लूँ तो फिर कितने ऐसे इक्विलैटरल ट्रायंगल बन सकते हैं. अब ये तो इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं है. इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिनके 3 साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इक्वल होंगे, जैसे ये ए बी सी, तो ए बी इज इक्वल्स टू बी, सी इज इक्वल्स टू सी ए. तो ऐसे कितने बनेंगे अगर मैं 24 इक्वली स्पेस्ड पॉइंट लूँ. तो इसका फॉर्मूला होता है जो भी जितने भी आपको इक्वली डिस्टेंस पॉइंट्स दे दिए गए हैं डिवाइडेड बाई 3 कर देना है. ओके, तो उतने इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेंगे. तो 8 विल बी द करेक्ट आंसर. तो नेक्स्ट टाइम अगर यूपीएससी पूछे इतने पॉइंट्स हैं सर्कमफेरेंस में और बोल रहा अगर स्पेसिफिकली लिखा है यहाँ पर इक्विलैटरल ट्रायंगल, तभी आप 3 से डिवाइड करोगे, अदरवाइज नहीं. ठीक है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल बोला इसलिए हमने इसको 3 से डिवाइड कर दिया. देन कंसिडर द फॉलोइंग सीक्वेंस बिलो. व्हाट इज़ द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज़. इस सीरीज़ का नेक्स्ट टर्म क्या होगा. तो थोड़ा पैटर्न को एनालाइज करते हैं. ये 95 ईयर है, 96 ओके, इसमें तो नहीं है पैटर्न. पहले 4/12 मतलब दिसंबर, 4 दिसंबर 1995, ये कुछ है. ओके, फिर आ गया है 1 तारीख 1 जनवरी, फिर 1996, फिर 29 जनवरी. तो इधर गैप हमको अच्छे से पता चला कि 28 डेज़ का गैप है. और इधर देखें तो जनवरी कितने का महीने का होता है, मतलब 30 31 ये सब को हमको पता होता है. तो सी अब जूनो 30 के, तो बाकी सब 31 के. तो जनवरी है दैट विल बी 31, सी अब जूनो 30 के. तो दिसंबर है वो भी कितना का होगा, 31 का. ओके, तो 29 के बाद 30 एंड 31 ये 2 दिन, और शुरू के इधर 25 दिन, 25. ओके हाँ, तो अगर इधर 29 काउंट नहीं कर रहे हैं तो 26 डेज तक का, 1 से 26 डेज हो गए. तो 26 27 28, तो अगेन इधर 28 डेज़ का गैप है, इधर भी 28, तो नेक्स्ट भी 28 डेज़ का ही गैप होगा, है ना. इधर भी 28 डेज़ का ही गैप है. कैसे, क्योंकि देखो 1 2 3 शुरू के 3 डेज 1 2 3 इसको ऐड कर लेते हैं, एंड चलो 4 तक का ही ऐड कर लेते हैं. ठीक है, तो 4 दिन इधर हो गए, और फिर इधर के बीच के पूरा 31 तक का, मतलब टोटल 31 तक का ही. अच्छा, हमको तो 4 वाले इधर से काउंट करने हैं ना. हाँ, तो 3 पहले माइनस करने पड़ेंगे अपने को. 28 माइनस 3 तो 25, तो 25 डेट्स इधर के हो गए. 28 से क्यों, 31 से माइनस कर लेते हैं, क्योंकि दिसंबर तो दिसंबर है वो 31 डेज़ का होता है ना. तो 31 डेज से इनिशियल 1 2 एंड 3 वाले डेट को हटा देते हैं, तो 28 अगेन. तो सेम 28 डेज़ का गैप है. तो अभी हमको नेक्स्ट 28 डेज़ का गैप ढूंढना है ना. तो कौन सा होगा नेक्स्ट नंबर जिनमें 28 डेज़ का गैप होगा.
अब ये यहाँ पर फरवरी चल रहा है, तो सबसे पहले हमको ये चेक करना पड़ेगा कि कहीं ये लीप ईयर तो नहीं है। तो 96 है, तो इसको हम लोग 4 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 4 तो नहीं 8, 1 बचा, 4 चौक 16, तो यस ये डिवाइड हो गया, रिमाइंडर 0 बचा, तो यस दिस ईयर विल बी लीप ईयर। तो लीप ईयर में फेब में 29 डेज होते हैं, है ना। तो 26 डेज तो यही हो गए, 27, 28, 29, है ना। तो ये 3 डेट्स इधर के हो गए। अब क्योंकि हमको कितना करना है, टोटल 28 डेज होने चाहिए, तो 28 होने के लिए 28 - 3 कर देंगे, तो ये 25 विल बी द डेट। तो आंसर विल बी 25 3rd 1996, है ना। देन बस, तो फिर इसमें क्या देखना था कि एक तो हमको ये पता चल गया कि 28 डेज़ का गैप है, बस लीप ईयर चेक करना था और उसके फिर आ जाता, तो वहीं पर ही ट्रिक होना था लीप ईयर वाला, तो यही था बस। फिर 12 इक्वल स्क्वायर्स आर प्लेस्ड टू फिट इन अ रेक्टेंगल ऑफ डायगोनल 5 सेंटीमीटर। ठीक है, एक रेक्टेंगल है, इसका डायगोनल जो है वो 5 सेंटीमीटर का है। There are 3 rows containing 4 squares each. 3 rows हैं, ओके, 1 2 एंड ये 3, और कितने कॉलम तो नहीं बताया, रोज कंटेनिंग 4 स्क्वायर्स इच। तो अगर इधर 4 स्क्वायर में रखूँ एक एक रो में, तो ऑब्वियसली 4 कॉलम ही बनेंगे ना, है ना। तो ऐसा है। नो गैप्स आर लेफ्ट बिटवीन, हाँ 2 स्क्वायर के बीच में कोई गैप नहीं छोड़ा है। एडजेसेंट स्क्वायर्स, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ एच स्क्वायर, हर एक स्क्वायर का एरिया कितना है ये पूछ रहा है, ये इतना स्क्वायर का कितना एरिया होगा ये बोल रहा है। तो मान लेती हूँ कि ये एक्स इसका लेंथ था, एंड इधर वाला जो विड्थ है उसको भी मैं एक्स कंसिडर कर लेती हूँ। तो फिर क्या हो जाएगा, ये एक्स, ये भी एक्स, एक्स, तो इस रेक्टेंगल का लेंथ कितना हो गया 4x, एंड ब्रेड्थ कितना हो गया 3x। अब यहाँ पर पॉइंट आता है कि मैंने इधर भी ब्रेड्थ को भी x ही क्यों कंसिडर किया, है ना। तो क्योंकि क्वेश्चन में स्क्वायर बोला है ना, तो स्क्वायर के तो सारे साइड्स इक्वल होते हैं। तो अगर मैं एक भी, ये तो रेक्टेंगल ही बना दिया मैंने, स्क्वायर अगर कंसिडर कर रही हूँ, तो अगर एक साइड में x कंसिडर करती हूँ तो ऑल साइड्स विल बी x ओनली, राइट। इसलिए लेंथ है वो भी x के टर्म्स में, ब्रेड्थ है वो भी x के टर्म्स में। अब बस सिंपली पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, क्योंकि डायगोनल हमको पता है दैट इज़ 5 सेंटीमीटर, है ना। और इधर लेंथ का स्क्वायर, तो इधर 5 का स्क्वायर, इधर विल बी 4x का स्क्वायर, 3x का स्क्वायर, तो 4x का स्क्वायर 16x स्क्वायर, दिस विल बी 9x स्क्वायर, 25x स्क्वायर, 25 से 25 कैंसिल आउट, तो x स्क्वायर दैट इज़ द एरिया, है ना। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, x मल्टीप्लाइड बाई x साइड, और अनदर साइड लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है रेक्टेंगल के टाइम पे। साइड जब हम लोग कंसिडर करें स्क्वायर का, तो दोनों इक्वल ही है, सेम ही है, तो x मल्टीप्लाइड बाई x, तो x स्क्वायर होगा, दैट विल बी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी सेंटीमीटर जो भी यूनिट होगा तो 1 होगा, तो 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग ग्राफ। इस ग्राफ को हमको कंसिडर करना है और उसके बेसिस पे ये बताना है कि क्या होगा, या अकॉर्डिंग टू जो भी पर बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट विथ रेफरेंस टू द ग्राफ गिवन अबो। तो कौन सा सही नहीं है स्टेटमेंट, तो सिंपली स्टेटमेंट को देखते हैं। ऑन 1 जून द एक्चुअल प्रोग्रेस ऑफ वर्क वॉज लेस देन एक्सपेक्टेड। तो 1 जून कब है, ये दिस इज द 1 जून, है ना। तो 1 जून को क्या हो रहा है, बोल रहा है कि जो एक्चुअल प्रोसेस है, ये एक्चुअल प्रोसेस है, एक्चुअल प्रोग्रेस है, वर्क का वॉज लेस देन एक्सपेक्टेड, जितना एक्सपेक्टेड था उससे कम है, ये तो सही बोल रहा है। देन द एक्चुअल रेट ऑफ प्रोग्रेस ऑफ वर्क वॉज ग्रेटेस्ट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अगस्त। तो बोल रहा है कि ग्रेटेस्ट है अगस्त के मंथ में, क्या एक्चुअल रेट ऑफ प्रोग्रेस, एक्चुअल है वो मैक्स है क्या, नहीं, ये तो इधर कहीं पे अगस्त एंड सितंबर के बीच पे कहीं पे मैक्सिमम जा रहा है एक्चुअल रेट ऑफ प्रोग्रेस, है ना। तो एक्चुअल रेट ऑफ प्रोग्रेस ऑफ वर्क वॉज ग्रेटेस्ट ड्यूरिंग मंथ ऑफ अगस्त, नहीं, मंथ अगस्त के मंथ में नहीं, बल्कि वो कहाँ पर जा रहा है, अगस्त एंड सितंबर के बीच वाले में जा रहा है ना। तो अभी तो इसको ये सही तो नहीं है। द वर्क वॉज एक्चुअली कम्प्लीटेड बिफोर द एक्सपेक्टेड टाइम, वर्क है वो एक्चुअल टाइम से, मतलब
द वर्क वॉज एक्चुअली कम्प्लीटेड बिफोर द एक्सपेक्टेड टाइम। एक्सपेक्टेड कब था? 1 सितंबर को कंप्लीट होना था, बट उससे पहले हो गया क्या? हाँ, हो गया पहले। देन ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 1 अप्रैल टू 1 सितंबर, 1 अप्रैल से लेके 1 सितंबर, ठीक है। एट नो टाइम वॉज द एक्चुअल प्रोग्रेस मोर देन द एक्सपेक्टेड प्रोग्रेस। तो यहाँ पर कभी भी ऐसा नहीं हुआ बोल रहा है जहाँ पर एक्चुअल प्रोग्रेस था वो ज़्यादा हो गया एज़ कम्पेयर टू एक्सपेक्टेड प्रोग्रेस। बट यहाँ पर तो हमको देखने को मिल रहा है अगस्त एंड सितंबर के बीच में जहाँ पर एक्चुअल प्रोग्रेस वॉज ग्रेटर देन दी एक्सपेक्टेड वन, है ना। तो दिस इज ओके, तो दिस इज रॉन्ग, ये ओके, दिस इज करेक्ट। कैसे? मुझे यहाँ पे ये डाउट भी था। यहाँ पर जब ये बोल रहा है ना कि 1 अगस्त नहीं बोला है इसने, तो अगस्त के मंथ में, तो अगस्त का मंथ 1 अगस्त से टिल 30 अगस्त बोल सकते हैं, यहाँ तक का। तो यहाँ पर दी एक्चुअल सॉरी दी ये वाला था ना, हाँ, द एक्चुअल रेट ऑफ प्रोग्रेस ऑफ वर्क वॉज ग्रेटेस्ट ड्यूरिंग दी मंथ ऑफ अगस्त। तो ग्रेटेस्ट कब गया है? एक्चुअल रेट ऑफ प्रोग्रेस, एक्चुअल रेट ऑफ प्रोग्रेस यहाँ पर है ना, ग्रेटेस्ट। तो ये कौन से मंथ में है? तो दिस इज़ द मंथ ऑफ अगस्त, क्योंकि यहाँ पर 1 अगस्त ये है। देखो यहाँ पे 1 अप्रैल बोला है, तो ये 1 मई है, ये 1 जून है, 1 जुलाई है, 1 अगस्त। तो ये वाला स्टेटमेंट तब गलत होता जब ये बोल देता कि 1 अगस्त पे क्या था? ग्रेटेस्ट था, जैसा हमने शुरू में कंसिडर कर लिया था कि 1 अगस्त नहीं। बट हमको ये बोला ना कि अगस्त के मंथ में, अगस्त का मंथ तो 1 से 30 तक का, 30 31 जो भी है तब तक का होगा ना। तो तब तक इन ड्यूरेशन के बीच में यस ग्रेटेस्ट हो रहा है, तो दिस इज करेक्ट। हमको नॉट करेक्ट चूज़ करना था, तो डी विल बी दी नॉट करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। फिर नेक्स्ट है फॉर ए स्पोर्ट्स मीट अ विनर्स स्टैंड कंप्राइजिंग 3 वुडन ब्लॉक्स इज इन दी फॉलोइंग फॉर्म। इस फॉर्म में है, बता रहा है वुडन ब्लॉक किसके लिए? स्पोर्ट्स में जो भी विनर्स हैं उनको इन पे खड़े करना है। देयर आर 6 डिफरेंट कलर्स अवेलेबल। कितने कलर अपने पास? 6 कलर्स है। टू चूज फ्रॉम एंड इच ऑफ दी 3 वुडन ब्लॉक्स इज टू बी पेंटेड। 3 ब्लॉक है, उनको हमको पेंट करना है, ठीक है। सच दैट नो 2 ऑफ देम हैज़ द सेम कलर। किसी भी 2 में सेम कलर नहीं होना चाहिए, है ना। इन हाउ मैनी डिफरेंट वेज कैन दी विनर्स स्टैंड बी पेंटेड। कितने तरीके से विनर का जो स्टैंड है हम उसको पेंट कर सकते हैं। तो पहले को पेंट करने के कितने और कलर के ऑप्शन है मेरे पास? 6 वेज है। अगले को पेंट करूँगी तो 5 वेज होंगे, क्योंकि 2 कलर नहीं होने चाहिए सेम, है ना। किसी भी 2 ब्लॉक में सेम कलर नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट वाले के लिए 4 तरीके ही बाकी है, तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 4, 6 5 6 30, 4 120। सो 120 विल बी दी करेक्ट आंसर, ठीक है। देन नेक्स्ट अगेन ग्राफ वाला है। अब तो यूपीएससी ग्राफ वाला नहीं देता है, लेकिन कभी भी अगर वापस से दे दिया तो थोड़ा ग्राफ वाला पता होना चाहिए कैसे देखते हैं। ईजी रहता है, उतना ज़्यादा टफ नहीं रहता। नेक्स्ट यहाँ पर क्या बोल रहा है? कंसिडर द फॉलोइंग ग्राफ इन विच द बर्थ रेट एंड डेथ रेट ऑफ अ कंट्री आर गिवन एंड आंसर द 2 आइटम्स दैट फॉलो। ठीक है, तो यहाँ पर हमको बर्थ रेट डेथ रेट दिया हुआ है। थोड़ा सा अगर हम पैटर्न देखें तो देखो 1970 से स्टार्ट होकर 2010 तक का है। एंड यहाँ पर क्या दिया हुआ है? बर्थ एंड डेथ रेट पर 1000 में, ठीक है। तो लुकिंग एट द ग्राफ इट कैन बी इन्फर्ड दैट फ्रॉम 1990 से 2010, 1990 से 2010, ठीक है। क्या इन्फर कर सकते हैं? पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हैज़ इंक्रीज्ड। तो पहले तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या होता है? ग्रोथ रेट जो होता है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट दैट इज़ बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, ठीक है। तो अगर ये पॉजिटिव हुआ तो क्या होगा? पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वो इंक्रीज़ हो रहा है। तो देखते हैं, अब ये पॉजिटिव होने के लिए क्या कंडीशन है कि बर्थ रेट को ज़्यादा होना होगा डेथ रेट से, है ना। तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हैज़ डिक्रीज्ड बोल रहा है 1990 से 2010 में। तो इधर तो ये चलो डिक्रीज़ हो गया, इधर भी डिक्रीज़ हो गया, पर इधर से तो कांस्टेंट होना चालू हो गया है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि सिर्फ इंक्रीज़ ही हुआ है ना। तो इंक्रीज़ तो पहली बात तो हुआ ही नहीं है इधर कहीं पर भी। बर्थ रेट अगर हाई होगा और डेथ रेट और कम हो जाएगा तब जाके इंक्रीज़ होगा, तो इंक्रीज़ तो नहीं हुआ है। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हैज़ डिक्रीज्ड, यस इट हैज़ बीन डिक्रीज्ड, बट आफ्टर दैट इट वेंट टू कांस्टेंट, है ना। प्लेट्यू बन गया, मतलब कर्व है वो। तो सिर्फ डिक्रीज़ नहीं हुआ है आगे, क्योंकि हमको 1990 से 2010 पूरा देखना है इस स्पैन में।
शुरू में डिक्रीज़ हुआ लेकिन उसके बाद कांस्टेंट हो गया। तो रिमेन स्टेबल, स्टेबल तो हुआ बट उससे पहले डिक्रीज़ भी हुआ था, तो ये भी नहीं है पूरा सही। आधा सही है इन दोनों लेकिन पूरा सही नहीं है। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट शोस नो ट्रेंड, यस, कोई ट्रेंड नहीं दिखा रहा है क्योंकि डिक्रीज़ हुआ एंड देन स्टेबल हो गया। तो कोई ट्रेंड नहीं है कि इंक्रीजिंग ट्रेंड बोल दे, डिक्रीजिंग ट्रेंड बोल दे या स्टेबल ट्रेंड है, नहीं बोल सकते, तो कोई ट्रेंड नहीं है इसमें। फिर नेक्स्ट, विथ रेफरेंस टू दी अबोग्राफ कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसिडरिंग 1970 एज अ बेस ईयर। 1970 को अगर मैं बेस ईयर कंसिडर करूँ तो क्या होगा? तो विच ऑफ दी अबो आर मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल स्टेटमेंट दैट कैन बी मेड फ्रॉम दी अबोग्राफ। इनमें से क्या मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल स्टेटमेंट होगा जो इस ग्राफ से हम बना सकते हैं? ठीक है, पॉपुलेशन हैज़ स्टेबलाइज्ड आफ्टर 35 ईयर के बाद पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो गया पूरा। पॉपुलेशन हैज़ स्टेबलाइज्ड, बट ये तो हमको पूरा जो कर्व है वो तो पॉपुलेशन के बारे में नहीं है। पॉपुलेशन में तो बर्थ एब्सोल्यूट नंबर्स वाला होता है ना, ये तो ग्रोथ रेट की बात करिए, तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट की बात चल रहा है। तो पॉपुलेशन स्टेबलाइज हुआ है क्या? तो पॉपुलेशन तो स्टेबलाइज नहीं हुआ है। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट के बारे में देखना होगा, तब हम बर्थ रेट माइनस डेथ रेट करेंगे। तो आप करके देखते हैं 35 ईयर के बाद स्टेबलाइज हुआ है क्या? तो इधर ये 35 ईयर तक का पहुँचते हैं। पहले 70 to 80 10 ईयर, ये अगेन 10 ईयर, फिर अगेन 10 ईयर, 35 ईयर वुड बी हियर, है ना, 2005। तो स्टेबलाइज हो गया क्या? यस, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट कांस्टेंट हो गए हैं दोनों, तो सेम ही आएगा, है ना। तो यस, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हैज़ स्टेबलाइज्ड आफ्टर 35 ईयर्स। तो सेकेंड इज़ करेक्ट, तो ये तो गया, ठीक है। एंड फर्स्ट इज़ रॉन्ग, ये हमको पता चल गया, दिस इज़ द करेक्ट आंसर, सेकेंड एंड फोर्थ। तो डेथ रेट हैज़ फॉलन बाई 10% इन द फर्स्ट 10 ईयर। डेथ रेट कहाँ है? तो ये फॉल हुआ है, बोल रहा है कितना? फॉलन बाई 10% इन फर्स्ट 10 ईयर्स। तो डेथ रेट का पहला 10 ईयर कौन कौन सा है? पहला 10 ईयर तो ये है 70 से 80। तो पहले डेथ रेट कितना पहले था? इधर 25% था बोल सकते हैं, एंड इधर डेथ रेट आते आते 20% हो गया। तो कितना डिक्लाइन हुआ है? दिस इज 5%, नॉट 10%, है ना। फिर बर्थ रेट हैज़ स्टेबलाइज आफ्टर 35 ईयर्स। यस, बर्थ रेट भी तो 35 ईयर के बाद स्टेबलाइज हो गया। यहाँ पर आ रहा था ना 35 ईयर, ये 10 20 30 और ये 5, तो यस यहाँ तक। तो बर्थ रेट स्टेबलाइज हो गया। यस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो सेकेंड एंड फोर्थ इज करेक्ट। फिर नेक्स्ट, एवरेज आर्ली अर्निंग्स per year of the workers in a firm are represented in figures A and B as follows. Average hourly earnings कितना है पर ईयर? ये इसका मैप दिया हुआ है वर्कर्स का, किसी एक फर्म का दे दिया है, किसी कंट्री ए कंट्री बी का है सर, फिगर ए एंड फिगर बी में देख के, ठीक है। फ्रॉम द फिगर इट इज़ ऑब्जर्व दैट वैल्यू ऑफ ई इज़ डिफरेंट, वैल्यूज़ ऑफ ई आर डिफरेंट। ई का वैल्यू, ई है कहाँ पहले बात? अच्छा, ये ई वैल्यू से ई का डिफरेंट है क्या? 20 से स्टार्ट हो रहा है कर्व, इधर भी तो 20 से स्टार्ट हो रहा है। तो मेन कर्व जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहीं से हमारे इस पॉइंटिंग का वैल्यू है ना। तो अगेन ई के वैल्यू कहाँ अलग है? डिफरेंट तो नहीं है। फिर रेंज डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ द ई आर डिफरेंट। मैक्सिमम और मिनिमम है ई का, वो डिफरेंट है बोल रहा है। मैक्सिमम कितना है? 40, मिनिमम है इसका 20, इधर भी 40 इधर भी 20, तो ये भी गलत। स्लोप्स ऑफ द ग्राफ्स आर सेम, स्लोप से ग्राफ का सेम है। क्या सेम है? कैसे? क्योंकि यहाँ पर भी वैल्यू देखो, जब वो 20 था तो 2013 में था, 20 था 2013 में, 25 गया वो 2014 में, 25 गया 2014 में। सेम गोज विथ ऑल दिस, तो सब सारी वैल्यू सेम ही है। तो यस, ग्राफ है वो सेम है स्लोप का, जब स्लोप का जो ग्राफ मतलब स्लोप है इस ग्राफ का वो सेम है। देन रेट्स ऑफ द इंक्रीज ऑफ ई आर डिफरेंट, जो रेट ऑफ इंक्रीज है ई का वो अलग है। रेट्स ऑफ इंक्रीज ऑफ ई, रेट्स ऑफ इंक्रीज ऑफ ई, ई का इंक्रीज है वो डिफरेंट है, बोल रहा नहीं, अगेन रॉन्ग।
तो दोनों का स्लोप तो सेम ही है, तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। उसके बाद फिर ये वाला फिगर वाला, अगेन फिगर वाला यूपीएससी नहीं देता बट फिर भी कर लेते हैं इसको। करेक्ट आंसर क्या होगा बोल रहा है नेक्स्ट इमेज। तो पहले ये था, फिर ये एक लाइन वाला होना चाहिए। हाँ तो लाइन वाले में से कोई, ठीक है सभी लाइन है। फिर लाइन में भी सामने में स्क्वायर है तो सामने में स्क्वायर वाला ही होना चाहिए। तो ये गया, ये गया, ये भी गया, क्या ही दिया हुआ है। ओके तो ये हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला अगेन फिगर कर्व वाला दिया हुआ है। द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एंड प्रोजेक्टेड सेल्स फॉर अ प्रोडक्ट आर सॉन इन द अबव फिगर ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ पीसेस दैट शुड बी मैन्युफैक्चर्ड टू अवॉइड लॉस। लॉस नहीं होना चाहिए ऐसे करना हमको। तो क्या करेंगे तब लॉस नहीं होगा, जब आपका जो प्राइस है कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है वो सेलिंग प्राइस के इक्वल होगा, तब क्या होगा लॉस नहीं होगा। तो किसी भी नंबर के लिए कर लेते हैं, 1000, 3000, 2000 के लिए चलो कैलकुलेट करते हैं। तो नंबर ऑफ पीसेस कितने 2000 और उसका इन लाख कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है 7 लाख। तो 7 लाख कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये सीपी है। सेलिंग प्राइस देख लेते हैं 2000 का कितना है, पर पीस है 350। तो 2000 पीसेस 350 इज दी सेलिंग प्राइस। तो 1 2 3 4 70, ये तो दिस इज 7 लाख। ओके तो कॉस्ट प्राइस 7 लाख था 2000 पीस का और सेल कर रहे हैं 350 रुपीज़ में, तो भी कितने लग रहे हैं 7 लाख। तो दिस इज़ नो प्रॉफिट नो लॉस का कंडीशन यही होगा फिर। तो क्या बोल रहा था अपने को कि कितना मैन्युफैक्चर करना चाहिए, तो 2000 पीसेस का मैन्युफैक्चर करना चाहिए। तो ये हो जाएगा। फिर नेक्स्ट, अब एग्ज़ाम हॉल में डायरेक्टली 2000 पे ही तो स्ट्राइक नहीं करेगा, तो पहले 1000 कैलकुलेट कर सकते हैं, फिर 3000, फिर 2000 भी। तो तीनों के लिए कैलकुलेट कर लेना, आ जाएगा जल्दी। फिर अ लिफ्ट हैज़ द कैपेसिटी ऑफ 18 एडल्ट्स। कैपेसिटी कितनी, या तो 18 एडल्ट्स या 30 चिल्ड्रन, ठीक है। लिफ्ट की कैपेसिटी है ये। ओके, हाउ मैनी चिल्ड्रन कैन बोर्ड द लिफ्ट विथ 12 एडल्ट्स। तो अब कितने चिल्ड्रन आ सकते हैं अगर लिफ्ट में 12 एडल्ट्स हैं, है ना। तो अब चिल्ड्रन कितने आएंगे ये बोल रहे हैं। तो दोनों ही तो लिफ्ट की कैपेसिटी है, तो इसको हम लोग 18A इज इक्वल टू 30C लिख सकते हैं। A/C इज इक्वल टू 30/18। फिर 2 एकम 2, तो 5 10, 2 18, 3 3 9, 3 5 15। तो A की वैल्यू 5, C की वैल्यू 3। तो A अगर मैं किसके टर्म्स में निकालूं, चलो इसके टर्म्स में निकाल लेती हूँ। तो टोटल कैपेसिटी कितनी है ये कैलकुलेट करिए भाई, ठीक है। तो 18 मल्टीप्लाइड बाई 5, 8 5 40, फिर 4 एकम 5 एकम 5, अरे ये 4 9, तो 90 LC का वैल्यू आ गया। 12A का वैल्यू अपने को पता है 5, C के वैल्यू हमको पता है 3, तो X यहाँ पर से निकल जाएगा 90, 12 5 60, ये 3x। तो 90 माइनस 60, 80 90 30, ये 3x। तो x इज इक्वल टू 10। दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। फिर अ पर्सन ब्रॉट रेफ्रिजरेटर वर्थ 22,800 विथ 12.5% इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली। कंपाउंड हो रहा है ईयरली, ओके। एट द end of the first year he paid 8,650. At the end of the second year 9,125. How much will he have to pay at the end of the third year clear the debt। तो थर्ड ईयर उसको कितना पे करना होगा, तो थोड़ा क्लीन अप कर लेते हैं। थोड़ा इसके लिए स्पेस ज़्यादा चाहिए, उसको भी थोड़ा क्लीन करते हैं। हमको क्या बोल, अब क्योंकि वो बीच बीच में अमाउंट पे कर रहा है तो फिर हमको एक एक ईयर का निकालना होगा। तो सबसे फर्स्ट ईयर में क्या होगा, प्रिंसिपल कितना है, पर्सन ने कितना का बाय किया था 22,800 विथ 12.5% का इंटरेस्ट। 1 साल का दिखा रही हूँ तो ईयर में तो 1 आ जाएगा, है ना। तो ये इंटरेस्ट कितना आ जाएगा ये कैलकुलेट करें, तो पॉइंट है उसका नीचे आ जाएगा 5 10 5 10 5 5 25, 2 एकम 2 एकम 2 8, है ना। 114 × 25 कितना हो जाएगा ये
5 चौक 20, 5 एक 5 6 7, 5 एक 5, 4 2 8, 2 कम 2, 2 कम 2। तो ईयर के एंड में उसको कितना प्रिंसिपल प्लस ये कितना हो रहा था 22,800 एंड 2850, 5 8 8 16, तो 4 5, तो 25,650 होना था, लेकिन उसने एक साल के बाद एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर ही पेड 8,650, तो उसने 8,650 तो पे कर दिया। तो अब जो नया प्रिंसिपल होगा वो क्या आएगा 0 0 0 10 15 1 9 10 11 12 13 14 15 6 7 17,000। अब 17,000 के लिए कैलकुलेट करते हैं 12.5% फॉर नेक्स्ट ईयर। फिर ये 0 अगेन नीचे आएगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 12.5 का 125 हो जाएगा। 125 मल्टीप्लाइड बाई 70, 7 पन्ना 35, 7 14, 15 16 17, 7 8, 125 5 7 8 9 2125। तो अब कितना था 17,000 था, उसमें 2125 इंटरेस्ट ऐड और होगा। तो ये हो गया, उसको इतना पे करना था सेकेंड ईयर में। तो एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर उसने 9,125 अगेन पे कर दिया। तो कितना बचा प्रिंसिपल 10,000। तो 10,000 अब उसका प्रिंसिपल हो गया। 12.5 मल्टीप्लाइड बाई 100, ये कैंसिल, फिर ये नीचे और 10 आएगा तो ये भी गया। फिर 125 मल्टीप्लाइड बाई 10, 1250, ये कितना में ऐड होना था 10,000 में, तो 11250। तो बोला एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर कितना पे करना पड़ेगा। तो एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर में तो उसको 11,250 पे करना होगा। तो दिस इज द अमाउंट जो पे करना होगा, है ना, इंटरेस्ट के साथ, तब जाके पूरा डेप्ट क्लियर हो जाएगा। 10,000 बस पे नहीं करेगा क्योंकि वो तो प्रिंसिपल बस है, इंटरेस्ट भी पे करेगा तभी ना उसका पूरा डेप्ट क्लियर होना चाहिए ना। तो इंटरेस्ट को मिला के इतना बचा जो कि वो पे करेगा, है ना। फिर अगेन ये वाला डायग्राम है। इन द फिगर फर्स्ट टू 6 सम पार्ट्स आर सॉन टू चेंज देयर पोजीशन इन द रेगुलर डायरेक्शन फॉलोइंग द सेम सीक्वेंस विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर गिवन बिलो विल अपीयर एट दी 7th स्टेज में क्या आएगा पूरा, ठीक है। ये इधर था, फिर इधर आया, फिर इधर आया, और उसी टाइम पे ये इधर जा रहा है। ओके, तो ये इधर मूव कर रहा है और ये इधर मूव कर रहा है। ओके, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, तो ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो ये इधर ही जाएगा, है ना। तो ये हो सकता है, ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं, ये भी नहीं, यही होगा, है ना। और ये क्योंकि किस तरफ रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है तो नेक्स्ट स्टेज में ये यहाँ आ जाएगा। हाँ, तो वी विल बी द करेक्ट। फिर अगेन कर दिया हुआ है with reference to the above graph, which of the following are the most logical and rational inference हम draw कर सकते हैं can be made over the last 2.5 decades the dependency ratio for the country B has decreased। पहली बार dependency ratio, और उससे पहले यहाँ पर और कुछ instruction दिया हुआ है। consider the following graphs, curves in the graphs indicate different age groups in the population of the two countries A and B over a period of few decades। तो ये country A है, this is country B। ये वाला जो है वो 15 to 64 ईयर को दिखा रहा है, ठीक है, 15 to 64 ईयर्स का एज ग्रुप को, एंड डैश डैश वाला है वो 64 प्लस है, ठीक है, और ये लेस देन 15 ईयर वाला है, ठीक है। तो डिपेंडेंसी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, अब ये तो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है। डिपेंडेंसी रेशियो इज इक्वल्स टू पॉपुलेशन जो कि क्या है 15 से 64 के एज ग्रुप में लाइन नहीं कर रहे हैं, मतलब 15 से लेस देन वाले, मतलब कि बेसिकली डिपेंडेंसी रेशियो में ऊपर में डिपेंडेंट्स आएंगे और नीचे में जो आएंगे क्या बोलते हैं जो डिपेंडेंट नहीं है, टोटल इंडिपेंडेंट वाले, तो जो वर्किंग पॉपुलेशन है बेसिकली, ठीक है। तो वर्किंग पॉपुलेशन कौन से एज ग्रुप को बोलते हैं हम लोग 15 से 64 के एज ग्रुप को, तो वो इधर आ जाएंगे। और डिपेंडेंट्स कौन होंगे जो 15 ईयर से कम है, मतलब चिल्ड्रंस,
एंड जो 64 से ज़्यादा है मतलब एल्डर्स, तो ये इधर आ जाएगा, है ना। तो डिपेंडेंसी रेशियो कब इंक्रीज़ होगा, जब नीचे का वैल्यू और ज़्यादा बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर का वैल्यू कम हो जाएगा। तो इसके लिए क्या होना पड़ेगा, नीचे का वैल्यू कम होगा तब जाके ऊपर का वैल्यू क्या होगा, ज़्यादा होना चाहिए, तब जाके वो इंक्रीज़ होगा, है ना। देख लेते हैं पहले। ओवर द लास्ट 2 decades and a half 2.5 decade over the last 2.5 decades the dependency ratio for the country B has decreased। कंट्री बी का डिपेंडेंसी रेशियो, सिर्फ बी का डिपेंडेंसी रेशियो देखना है। तो फिर अगर कंट्री बी का डिपेंडेंसी रेशियो डिक्रीज़ होना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस रेशियो को डिक्रीज़ होना है। तो इस डिक्रीज़ होने के लिए इसका वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए, मतलब जो 15 से 64 है वो ज़्यादा, और ये या तो कांस्टेंट या तो कम होने चाहिए, है ना। तो 15 to 64 ये इंक्रीज़ होता जा रहा है, तो यस सही तो बोल रहा है। अगर ये इंक्रीज़ होता जाएगा तो डिपेंडेंसी रेशियो है वो डिक्रीज़ होता जा रहा है, तो सही है। और ये मोर और लेस उसी लाइन पे ही है, तो दिस इज़ करेक्ट। देन सेकेंड, बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 2.5 decades द डिपेंडेंसी रेशियो ऑफ द कंट्री ए विल बी मच लेस देन दैट ऑफ कंट्री बी। एंड ऑफ नेक्स्ट 2.5 decades, अगले 2 और 2 से ज़्यादा मतलब 2.5 decades, तो 30 ये 40 50 20 साल का गैप है इधर, तो 2060 मतलब 65 की बात कर रहे हैं। हाफ डिकेड द डिपेंडेंसी रेशियो ऑफ कंट्री ए विल बी मच लेस, इसका है वो कम होगा बोल रहे हैं। कंट्री ए का डिपेंडेंसी रेशियो विल बी लेस देन दी कंट्री बी का डिपेंडेंसी रेशियो, बट नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता। मतलब देखो इसका जो ट्रेंड है ये इंक्रीज़ होता जा रहा है, डिपेंडेंस जो है ना 15 to 64 वर्किंग एज पॉपुलेशन, नीचे का वैल्यू ज़्यादा होगा तभी ये कम होगा, है ना। तो ये वाला जो ट्रेंड है ये इसमें बी में इंक्रीज़ होता जा रहा है, तो डिपेंडेंसी रेशियो बी का कम है और ये तो डिक्रीज़ हो रहा है, मतलब कि डिपेंडेंसी रेशियो बढ़ रहा है। तो कंट्री ए का बढ़ रहा है और बी का कम हो रहा है, तो बट यहाँ पर उल्टा बोल रहा है कि डिपेंडेंसी रेशियो ऑफ कंट्री ए विल बी मच लेस देन दैट ऑफ द बी। तो नहीं, ये ट्रेंड तो नहीं दिख रहा अपने को, तो सेकेंड इज रॉन्ग, तो 1/3 करेक्ट। इन द नेक्स्ट टू डिकेट्स में, और यहाँ पर हमको बाय द एंड ऑफ द नेक्स्ट 2, ओके हाँ सही पढ़ा था, ओके नेक्स्ट 2.5, अगेन यहाँ पर भी नेक्स्ट 2 decades द वर्किंग फोर्स relative to its total population will increase in country B as compared to country A। तो हाँ, जो टोटल पॉपुलेशन है relative to मतलब अगले 2.5 decades मतलब 2065 ईयर की बात कर रहा है। वर्किंग फोर्स है relative to टोटल पॉपुलेशन, जो वर्किंग फोर्स है टोटल पॉपुलेशन के कंपैरिजन में इंक्रीज़ होगा कंट्री बी में, यस इंक्रीज़ होता जा रहा है। देखो वर्किंग एज पॉपुलेशन, बट इधर तो कम होता जा रहा है कंपेयर टू कंट्री, यस करेक्ट। So next question is Lakshmi, her brother, her daughter and her son are badminton players। तो लक्ष्मी कोई एक है पर्सन और उसके ब्रदर, डॉटर, उसका भाई भी है, डॉटर एंड सन, ये सब क्या करते हैं लक्ष्मी मतलब के साथ, ये सब लोग बैडमिंटन प्ले कर रहे हैं। गेम ऑफ डबल्स, गेम ऑफ डबल में क्या होता है, 2 इधर होंगे 2 इधर प्लेयर होंगे, ओके। और ये जो नेट रहता है बैडमिंटन का वो वाला, ओके। लक्ष्मीज ब्रदर इज़ डायरेक्टली अक्रॉस द नेट फ्रॉम हर डॉटर। लक्ष्मी का जो भाई है, ओके, वो डायरेक्टली अक्रॉस द नेट के इस तरफ है, ओके, फ्रॉम हर डॉटर, उसकी डॉटर अपोजिट साइड में बेसिकली और उसका ब्रदर इस साइड में है, ठीक है, मतलब कि दोनों सेम साइड में नहीं है ना। तो लक्ष्मी का जो भाई है और उसकी जो बेटी है वो डायरेक्टली अक्रॉस द नेट फ्रॉम हर डॉटर, ओके। हर सन इज डायगोनली अक्रॉस द नेट फ्रॉम द वर्स्ट प्लेयर सिबलिंग। उसका जो भी सन है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो सन है वो डायगोनली अपोजिट है अक्रॉस द नेट, ये नेट है उसके डायगोनल में है जो भी वर्स्ट प्लेयर सिबलिंग है उससे, तो वर्स्ट प्लेयर सिबलिंग के अपोजिट में है, ठीक है। फिर थर्ड कंडीशन क्या बोला कि अब द बेस्ट प्लेयर एंड द वर्स्ट प्लेयर आर ऑन द सेम साइड ऑफ द नेट। तो जो वर्स्ट प्लेयर है एंड जो क्या है बेस्ट प्लेयर है वो सेम साइड है नेट के, तो इस साइड अगर वर्स्ट है तो इधर बेस्ट होगा, है ना।
वर्स्ट प्लेयर आर ऑन द सेम साइड ऑफ द नेट, और इधर एक और कोई पर्सन होगा। ओके, अब और क्या क्या पता है हमको। अब ये सन इस साइड ही है, इस साइड ये हमको नहीं पता है ना। एक चीज़ हमने अभी कंडीशन में नहीं कंसिडर किया हुआ है कि हर सन इज डायगोनली अक्रॉस द नेट, तो कर लिया। वर्स्ट प्लेयर्स सिबलिंग, जो भी वर्स्ट प्लेयर है उसका जो सिबलिंग है, वर्स्ट प्लेयर का सिबलिंग है, मतलब कि सिबलिंग यहाँ पे कौन कौन है। एक तो लक्ष्मी एंड उसका भाई, इन दोनों सिबलिंग है। एंड ये जो डॉटर है एंड सन है, इन दोनों सिबलिंग है, ठीक है। और उसका जो सन है वो क्या है, डायगोनली अक्रॉस द नेट फ्रॉम द वर्स्ट प्लेयर्स सिबलिंग, तो जो भी वर्स्ट प्लेयर है उसके सिबलिंग के, तो सन है उसका। तो यहाँ पर एक बार हम लोग लक्ष्मी है उसी को ही वर्स्ट प्लेयर अगर कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। तो लक्ष्मी अगर वर्स्ट प्लेयर है तो उसका जो सिबलिंग है वो क्या कौन होगा, लक्ष्मी का उसका भाई है ना। तो इस साइड होगी यहाँ पे लक्ष्मी, और इस साइड होगा उसका सन, है ना ये। तो फिर इस केस में बेस्ट प्लेयर कौन है, अगर ये वर्स्ट है तो बेस्ट उसका ब्रदर हो जाएगा। दिस इज द करेक्ट आंसर। बट अगर एक और सिबलिंग वाला हम ले लें, जैसे डॉटर एंड सन वाला, है ना, तो मान लेते हैं कि जो सन है वही ही क्या है, वर्स्ट प्लेयर है ना। तो वो क्या होगा, अपने ही डायगोनली अपोजिट होगा। तो उस केस में क्या हो जाएगा, तो अगर इस केस में सन अगर वर्स्ट प्लेयर है तो उसका सिबलिंग कौन है, उसके डायगोनली अपोजिट, तो वर्स्ट प्लेयर ये है, उसके सिबलिंग कौन है, उसकी जो लक्ष्मी की डॉटर है वो उसका सिबलिंग होगा, है ना। इन दोनों सिबलिंग होंगे, तो इन दोनों इधर हो जाएंगे, और फिर इधर क्या हो जाएगा, इधर उसका ब्रदर हो जाएगा लक्ष्मी का, और इधर लक्ष्मी हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, वर्स्ट प्लेयर एंड बेस्ट प्लेयर, तो ये बेस्ट हो जाएगा। तो अगेन हर ब्रदर इज दी बेस्ट प्लेयर। अगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना तो एग्ज़ाम हॉल में तो इसको अवॉइड ही करना चाहिए, क्योंकि इसमें दोनों कंडीशन कंसिडर करना पड़ेगा फिर जाके करना होगा। तो एग्ज़ाम में क्या होता है, हार्डली एक ही कंडीशन याद आता है, दूसरा कंडीशन से सॉल्व कर पाना मुश्किल हो जाता है, याद ही नहीं आता कि एक और कंडीशन हो पाएगा। तो ऐसे केसेस में ना, ऐसे जहाँ पर मल्टीपल कंडीशन पॉसिबल है, ऐसे क्वेश्चन को एग्जाम हॉल में अवॉइड करना चाहिए। देन यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ, द ग्राफ गिवन बिलो इंडिकेट्स द चेंजेस इन द की पॉलिसी रेट्स मेड बाय द सेंट्रल बैंक सेवरल टाइम्स इन अ ईयर। ओके, दिस इज रेपो रेट, और ये रिवर्स रेपो रेट एंड CRR तो कांस्टेंट ही है, रेपो रेट बढ़ रहा है, रिवर्स रेपो रेट बढ़ता जा रहा है। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द मोस्ट लाइकली रीजन फॉर द सेंट्रल बैंक फॉर सच एन एक्शन, क्या मोस्ट प्रोबेबल रीज़न रहा होगा कि सेंट्रल बैंक ने रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट दोनों को इंक्रीज़ ही किया है। क्यों करते हैं रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट को इंक्रीज़, इनकरेजिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट, नहीं, इससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ नहीं होता है रेपो एंड रिवर्स रेपो से इनको इंक्रीज़ करने से, इससे तो लोन और कॉस्टली हो जा रहा है। इंक्रीजिंग दी लिक्विडिटी, नहीं, लिक्विडिटी तो कम हो जा रही है ना, क्योंकि एक सेकेंड, इंक्रीजिंग द लिक्विडिटी, रेपो रेट अगर हम इंक्रीज़ कर रहे हैं तो जो सेंट्रल बैंक है वो रेपो रेट लोन के लिए कर रही है ना, तो लोन को डिस्करेज कर रही है, तो कहाँ से ये लिक्विडिटी इंक्रीज़ कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये तो डिक्रीज़ कर रहा है लिक्विडिटी। इनकरेजिंग बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेविंग, नहीं, प्राइवेट पब्लिक सेविंग भी नहीं है। एंटी इन्फ्लेशनरी स्टांस, यस, जब इन्फ्लेशन हो जाता है, बढ़ता जाता है, तो सेंट्रल बैंक क्या करती है, इकोनॉमी में मनी सप्लाई है उसको कम करती है, और इसको कम करने के लिए क्या तरीका है कि लोन और ज़्यादा मनी है वो इकोनॉमी में और ज़्यादा जाए, इससे उसको रोकने के लिए लोन है उसको कॉस्टली करेगी, लोन कॉस्टली करेगी तो सेंट्रल बैंक है वो रेपो रेट बढ़ा देगी, है ना। रेपो रेट अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो बैंक है वो सेंट्रल बैंक से लोन नहीं लेंगे, और बैंक अगर लोन नहीं लेंगे तो उनके पास लोनेबल फंड है वो कम होगा, तो आगे वो जो आम जनता है उनको लोन नहीं देगी, तो इकोनॉमी में पैसा आया ही नहीं, लिक्विडिटी आई ही नहीं। सेम गोज़ विद द रिवर्स रेपो रेट अगर इंक्रीज़ करेंगे तो सेंट्रल बैंक के पास क्या होगा, सेंट्रल बैंक क्या कर रही है, इनकरेज कर रही है कि जो बैंक है वो अपना पैसा सेंट्रल बैंक को उनके पास जमा कर दे, क्योंकि उनको हायर इंटरेस्ट रेट मिलेगा। तो अगेन इकोनॉमी से मनी सप्लाई क्या हो रहा है, कम हो रहा है, लिक्विडिटी कम हो रही है। तो ये कब स्टांस लेती है ये वाला सेंट्रल बैंक, जब एंटी इन्फ्लेशनरी स्टांस लेना हो, है ना। फिर यहाँ पर एक टेबल डेटा दिया हुआ है, अब इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, अब इसके बेसिस पे एक दो क्वेश्चन है, फिर अगेन इन एक ग्राफ वाला, ठीक है।
बोल रहा है कि विथ रेफरेंस टू दी अबोव टेबल विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लॉजिकल रैशनल इन्फ्रेंसेस दैट कैन बी मेड। इससे पहले एक बार डेटा को देख लेते हैं क्या क्या है। अच्छा, यहाँ पर स्टेट्स का नंबरिंग है और यहाँ पर उनका पर कैपिटा इनकम है, तो इनमें हाईएस्ट वगैरह को पहले मार्क कर लेते हैं। 1000 है, यहाँ पे 966 है, 9 और मिनिमम कितना तक गया है 254 दिख रहा है एक। इससे कुछ और कम है क्या? टू वाले लाइन में और कुछ है क्या? नहीं, ये हो गया। और 2 से थोड़ा ज़्यादा 3, ये 335 हो गया, 363, ठीक है। एंड देन जीडीपी ग्रोथ रेट दिया हुआ है, टेली डेंसिटी। तो हाईएस्ट वाले में जीडीपी ग्रोथ रेट भी ज़्यादा दिख रहा है और बट देखो यहाँ पर 104 भी गया है टेली डेंसिटी, बट यहाँ पर तो ये हाईएस्ट नहीं था, है ना। और इसमें हाईएस्ट कितना तक का गया हुआ है? 11 तक का गया हुआ है, वो भी इसी की हाईएस्ट में। तो इन दोनों तो हाईएस्ट था बट ये हाईएस्ट नहीं था, है ना। इधर 104 हाईएस्ट गया है बट 900 डेटा के लिए, ओके। तो बोल रहा है हायर पर कैपिटा इनकम इज जनरली एसोसिएटेड विद द हायर टेली डेंसिटी। बोल रहा है कि अगर हायर कैपिटल इनकम है तो हायर टेली डेंसिटी जनरली एसोसिएटेड होगा। नहीं, देखो पहले ही डेटा स्टेट नंबर 6 है, यहीं पर ही कैंसिल आउट हो गया कि यहाँ पर कहाँ हाईएस्ट है अगर ये ज़्यादा है तो। और देख लेते हैं, 966 में 63 है बट इससे ज़्यादा देखो इधर 96 82 है, इसका तो नहीं था इतना पर कैपिटा, तो ये तो सही नहीं बोल रहा है। फर्स्ट काटो, थर्ड सही है ही, सेकंड चेक कर लेते हैं। हायर जीडीपी ग्रोथ रेट ऑलवेज इंश्योर्स हायर पर कैपिटा इनकम। हायर जीडीपी ग्रोथ रेट, हायर ऑलवेज बोल दिया, एक भी कंडीशन में अगर प्रूफ कर दी कि नहीं हो रहा है तो गलत हो जाएगा, है ना। तो हायर जीडीपी ग्रोथ रेट, हायर जीडीपी ग्रोथ रेट है, इनमें से हायर होगा। वो इंश्योर कर रहा है हायर पर कैपिटा इनकम, तो ये और ये हमेशा हाई होगा बोल रहा है। तो हायर के लिए चेक कर लेते हैं, ये है वो हायर है, ठीक है, ये तो सही हो गया। 900 पे तो ये लोअर हो गया, इससे बड़ा भी तो है ना। यहाँ पर देखो, यहाँ पे तो टेली डेंसिटी मतलब यहाँ पे तो पर कैपिटा इनकम कम है, फिर भी यहाँ पर ये जीडीपी ग्रोथ रेट ज़्यादा है, तो ये तो गलत हो गया। तो सेकंड इज ऑल्सो रॉन्ग, थर्ड ओनली इज करेक्ट। फिर नेक्स्ट, विथ रेफरेंस टू दी अबोव टेबल दी फॉलोइंग अजम्पशंस हैव बीन मेड। कौन सा वैलिड अजम्पशन होगा बोल रहा है। नाउ डेज प्रॉस्पेरिटी ऑफ एन already high performing state cannot be sustained without making further large investments in the telecom infrastructure. Nowadays बोल रहे हैं जो प्रॉस्पेरिटी है ऑलरेडी हाई परफॉर्मिंग स्टेट का, हाई परफॉर्मिंग स्टेट का वो हम सस्टेन नहीं कर सकते विदाउट मेकिंग फर्दर लार्ज इन्वेस्टमेंट इन दी टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर। हमको तो ऐसा कुछ नहीं बोला है कहीं पर टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, तो यहाँ पर तो हमको टेली इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, तो हम ये नहीं बोल सकते। तो दिस इज वैलिड अजम्पशन बोल रहा है, तो अज्यूम करने वाले में जितना दिया है वो है, ये लाइक कॉम्प्रहेंसन की टाइप का ही है कि जितना बताया गया है वही ही कंसिडर करना होता है, अपने से खुद अज्यूम नहीं करना होता। दिस इज नॉट करेक्ट। देन नाउ डेज आर वेरी हाई टेली डेंसिटीज the most essential condition for the promoting the business and economic growth in a state. Nowadays very high टेली डेंसिटी होगा, वो मोस्ट एसेंशियल कंडीशन है प्रमोटिंग द बिजनेस एंड इकोनॉमिक ग्रोथ इन अ स्टेट। इसके अलावा तो हो ही नहीं सकता ऐसा बोला कि अगर टेली डेंसिटी नहीं है तो आजकल, तो ये भी नहीं है वैलिड असम्पशन। तो नीदर 1 नॉट 2। यहाँ पर हमने एक चीज़ यहाँ पर मिस्टेक किया हुआ है कि देखो लैंग्वेज में थोड़ा सा ध्यान देना। यहाँ पर हमने लैंग्वेज तो पकड़ा सही किया, सेकेंड तो गलत हो गई। फर्स्ट वाला यहाँ पर हायर पर कैपिटा इनकम इज जनरली एसोसिएटेड विद दी हायर टेली डेंसिटी, तो यहाँ पर एक गलत होगा, ये नहीं देखना मोस्ट ऑफ द टाइम क्या सही हो रहा है, तब ना जनरल पैटर्न होगा। तो हमने 1-2 डेटा एनालाइज करके यहाँ पे एक मिस्टेक किया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, जहाँ पर जनरली बोला हुआ है तो उस पर थोड़े ज़्यादा डेटा हम लोग कंपेयर करके देखेंगे, और मोस्ट ऑफ केसेस में अगर वो सही हो रहा है तो फिर हाँ सही होगा, ठीक है। तो अब चेक करते हैं। हायर पर कैपिटा इनकम हायर एसोसिएटेड विद हायर टेली डेंसिटी, ठीक है। अब हायर वाले डेटा ले लेते हैं। ये हो गया, ये 900 और 900 है क्या? नहीं है, तो 891 893 966 हो गया 864, ठीक है। तो 3 4 5 6 केस देख लेते हैं, इनमें से जो मैक्सिमम टाइम होगा तो वही कंसिडर कर लेंगे कि होगा। अगर इससे भी एकदम मतलब 3 वाला केस आ गया तो फिर और डेटा देख लेंगे, ठीक है। तो 1077 में 77.5 टेली डेंसिटी, ठीक है। फिर
उसके बाद फिर 966 में देख लेते हैं तो 63, ओके। और लोएस्ट यहाँ पर का टेली डेंसिटी का डेटा है 47, 49 ये सब। फिर देख लेते हैं 893, ये चलो 900 देख लेते हैं तो 104, ये भी हाई ही है। फिर 893 वाला देख लेते हैं 96, अगेन हाई। फिर 864, 97 तो ये भी हाई ही है। बस एक जगह यहाँ पे 63 कम है, बाकी सब तो हाई है ही। और चलो 77.5 को भी अगर कम में ले लेते हैं, है ना, एंड देन ये 76, तो चलो 70 से प्लस वाले को चलो हाई में ले लेते हैं और उसके बाद से कम वाले में ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो मिनिमम तो 5.94 भी गया है तो, और 6 भी गया है, तो काफ़ी हाई तो है। तब तो इस कंपेयर में तो सभी सही हो जाएगा, है ना, सब हाई तो है, जनरली तो हाई ही है। तो यस, जनरली तो टेली डेंसिटी हाई है। बट यहाँ पे बोल रहा है कि ऑलवेज इंश्योर्स, तो इनमें एक भी कंडीशन अगर मिल गया, जो गलत हो रहा होगा, इस पैटर्न को नहीं फॉलो कर रहा होगा, तो वो गलत हो जाएगा। तो इसीलिए सेकंड वाला तो गलत होगा ही, और फर्स्ट एंड थर्ड विल बी द करेक्ट। तो आंसर विल बी सी। इवन इफ एग्जाम हॉल में थर्ड बस मतलब थर्ड ओनली मार्क किया गया तो भी चल जाएगा, क्योंकि बट ऑब्वियसली मार्क्स तो नहीं मिलेंगे, बट बहुत क्लोज ऑप्शंस में तो आ ही गए थे, है ना। अब नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना है कि जहाँ पर जनरली बोला हुआ है वहाँ पे थोड़े से मल्टीपल डेटा एक बार चेक कर लेने हैं, और जहाँ पर ऑलवेज बोला है तो एक भी गलत कंडीशन डिसअप्रूव करता है उस ट्रेंड को, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। फिर यहाँ पर एक और कर्व दिया हुआ है ग्राफ में, विथ रेफरेंस टू दी अबो ग्राफ विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मोस्ट लॉजिकल रैशनल इन्फ्रेंसेस दैट कैन बी मेड। करेक्ट इन्फ्रेंस क्या होगा बोल रहा है। तो ड्यूरिंग द गिवन पीरियड द रेवेन्यू फ्रॉम द डायरेक्ट टैक्सेस as the percentage of the tax revenue has increased while that of the indirect taxes has decreased। तो पहले तो डायरेक्ट टैक्स ये सब देख लेते हैं। ये वाला जो कर्व है ये एक्साइज का है, ठीक है। दिस वन इज़ फॉर कस्टम्स एंड ये कॉरपोरेट का है, और ये वाला है डैश डैश पर्सनल इनकम का है, और ये सर्विस टैक्स। तो हमको ये तो पता है कि डायरेक्ट टैक्सेस में क्या क्या आता है। डायरेक्ट टैक्सेस में क्या जाएगा, कॉरपोरेट टैक्स प्लस पर्सनल इनकम टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या आता है, एक्साइज टैक्स, कस्टम टैक्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। तो अभी पहले हमको क्या बोला, ड्यूरिंग द गिवन पीरियड द रेवेन्यू फ्रॉम द डायरेक्ट टैक्सेस as percentage to the gross tax revenue has increased while that of the indirect taxes has decreased। इनडायरेक्ट टैक्सेस है वो डिक्रीज़ हुआ है, डायरेक्ट टैक्सेस इंक्रीज़ हुआ है बोला है। तो डायरेक्ट टैक्सेस में कॉरपोरेट है और पर्सनल इनकम, इन दोनों को देख लेते हैं। तो कॉरपोरेट तो बढ़ा है, ये भी बढ़ा है, और एक्साइज कस्टम एंड सर्विस ये तो डिक्रीज़ हो गया, ये भी डिक्रीज़ हो गया, ये थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ है, बट मोस्टली डिक्रीज़ ही हुआ है ना। तो हाँ, फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही बोल रहा है कि डायरेक्ट टैक्सेस है वो तो इंक्रीज़ ही हुआ है ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू के कंपैरिजन में परसेंटेज ऑफ, और इनडायरेक्ट टैक्सेस डिक्रीज़ हुआ है। देन सेकंड बोला द ट्रेंड इन द रेवेन्यू फ्रॉम द एक्साइज ड्यूटी डेमोन्स्ट्रेट्स दैट द ग्रोथ ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैज़ बिन नेगेटिव ड्यूरिंग द गिवन पीरियड। ट्रेंड है रेवेन्यू फ्रॉम द एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी ये है, ठीक है। एक्साइज ड्यूटी है वो डिक्रीज़ होता जा रहा है, ठीक है। एक्साइज ड्यूटी किस पे लगता है, कस्टम तो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पे लगता है, ये मैन्युफैक्चरिंग पे लगता है। तो मैन्युफैक्चरिंग ड्यूटी का डिक्रीज़ होना ये दिखा रहा है, बोल रहा है कि ग्रोथ है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का वो नेगेटिव हुआ है ड्यूरिंग द गिवन पीरियड। अब हम ऐसा तो नहीं बोल सकते, क्या पता कुछ इंडस्ट्रीज़ ने मैन्युफैक्चर तो किया गुड्स को, लेकिन वो अपने जो बैलेंस शीट है उसमें वो दिखा ही नहीं रहे हैं कि उन्होंने मैन्युफैक्चर किया है, तो उस पर गवर्नमेंट ले ही नहीं पाएगी एक्साइज ड्यूटी, है ना। तब तो हम यही बोल सकते हैं ना कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसका ग्रोथ नेगेटिव रहा है। ग्रोथ तो हुआ है, मैन्युफैक्चर तो हुई है चीज़ें, लेकिन ड्यूटी कलेक्ट नहीं कर पाए, एक्साइज ड्यूटी नहीं कलेक्ट कर पाए, तो हम ये तो नहीं बोल सकते कि नेगेटिव हुई है ड्यूरिंग दैट गिवन पीरियड। इसका रीज़न हमको नहीं पता है कि क्यों वो एक्साइज ड्यूटी है वो कम हुई है। तो फर्स्ट ओनली विल बी द करेक्ट। फिर यहाँ पर x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 8 विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। मस्ट बी ट्रू मतलब होना ही होना चाहिए, एक भी कंडीशन में गलत हुआ तो दैट विल नॉट बी करेक्ट, राइट। देख लेते हैं इसमें
करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो बोथ एक्स एंड वाई मस्ट बी पॉजिटिव फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो एक्स एंड वाई दोनों पॉजिटिव होगा तभी आएगा बोल रहा है। तो 8 कैसे ला सकते हैं? तो 10 - 2 8 आ गया जब दोनों पॉजिटिव है। बट मैं 8 और दूसरे तरीके से नहीं लेके आ सकती क्या? ला सकती हूँ। देखो ये माइनस नहीं रखते, इसका 5 ही रखते। तो -3 रखा मैंने तब भी तो आ गया 8। तो दिस इज़ नॉट करेक्ट। अगर एक नेगेटिव हुआ तो भी आ रहा है। इफ़ एक्स इज़ पॉजिटिव एंड वाई मस्ट बी नेगेटिव फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। वाई एक्स है पॉजिटिव एंड वाई मस्ट बी मतलब नेगेटिव ही होना चाहिए बोल रहा है वाई को। बट नहीं, वाई को मैं पॉजिटिव रखी तो भी तो आ गया। तो ये भी रॉन्ग। एक्स इज़ नेगेटिव, वाई मस्ट बी पॉजिटिव। एक्स है वो नेगेटिव होगा, तो अगर मैं एक्स को नेगेटिव रखती हूँ चलो, एंड वाई मस्ट बी पॉजिटिव, वाई है उसको पॉजिटिव ही होना होगा बोल रहा है। अच्छा हमको तो इधर ये लेके आना ना, तो इससे ज़्यादा 5 नहीं रखते, इसको रखते हैं 2। तो ऐसे करके भी तो आ जाएगा 8, है ना। तो यहाँ पे एक्स है नेगेटिव एंड वाई मस्ट बी पॉजिटिव। वाई तो चलो पॉजिटिव है फॉर एनी वैल्यू, बट क्या मैं अगर वाई को कहाँ पॉजिटिव है, सॉरी नेगेटिव ही रखा ना मैंने, तो दोनों नेगेटिव रखा। तो दोनों नेगेटिव रखने के बाद भी आ रहा है। ज़रूरी नहीं है कि एक्स नेगेटिव है तो वाई को भी नेगेटिव होना होगा, है ना। पॉजिटिव भी रहेगा तो भी आ रहा है। मतलब ये बेसिकली कि एक्स का वैल्यू पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, वाई का वैल्यू पॉजिटिव हो नेगेटिव है तो भी हम 8 लेके आ सकते हैं। तो तीनों ही करेक्ट नहीं है, नीदर 1 नॉट 2 नॉट 3। ठीक है, फिर ये पैसेज है। ओके, तो 2018 का ख़त्म हुआ। नेक्स्ट वी विल डू 2017 का सी सेट।